हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज इससे पहले वाला एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है, ऐसे तो इसने सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, बट इसके हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा इजी करने के लिए। उसका कैलकुलेशन जो होता है उसको थोड़ा इजी करने के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में, मतलब कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे इस चीज़ से मतलब कि डिटर्मिनेंट्स तो पूरा है ना, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और इसी में नहीं दूसरे चैप्टर्स में भी ज़रूरत पड़ती है डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालने के लिए। तो अब उसको कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ये वाला पार्ट दिया हुआ था, तो इसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। तो हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए डिटरमिनेंट में क्या करेंगे कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में, और मैक्स ऑफ द टाइम हम लोग यही कोशिश करेंगे कि फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम में क्या बने, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन जाए। तो मैक्सिमम नंबर पे जीरो बनने से होगा क्या ना, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, तो आते हैं पहले वाले पे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि पहला वाला क्या कह रहा है हमारे पास कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स, मतलब रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ओके, अच्छा। अब अगर ध्यान हो तो रो और कॉलम्स को जब इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता है। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है, मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बोल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके अगर हम लोग रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, ठीक है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, मतलब पहले रो को हम पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, और तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं, तो ये क्या बनता है, ध्यान हो तो ये ए ट्रांसपोज बनता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ना कि आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, दोनों साइड से जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा ना वो सेम ही होगा। यानी कि हमारा ए का डिटरमिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे यूज़ होता है ये कि ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब इस चीज़ का देखो आप लोग, प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ना करके हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक जो एग्जांपल कोई लेके, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसने दे के रखा था, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 - 3 5 हमारे पास जो एग्जांपल दे के रखा है उसमें हमारे पास 2 - 3 5, 2 - 3 5, 6 0 4 1 5 - 7, 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट ही ले लेते हैं डायरेक्टली, डेल्टा ना लेके, मतलब वो मैट्रिक्स ना लेके। तो एक अभी इस साइड से कर लेते हैं हम लोग, और फिर क्या करेंगे, फिर इसको मतलब उलट के और फिर निकाल लेंगे, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके निकाल लेंगे। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा, मतलब पहले रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स कितना आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स -7 × 0 0, और 5 टाइम्स 4 20, माइनस का 20, फिर अगला आ जाता है हमारे पास माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, 7 6 42, माइनस का 42, और दिस वन इज़ -4, और प्लस 5 टाइम्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 टाइम्स आ जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन इज़ -40,
दिस वन इज़ प्लस का 150, ये वाला थर्ड वाले को लिख लिया यहाँ पे, और -46, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 172 शायद, 46 इंटू 3, सॉरी 178, अच्छा सॉरी 138, माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 138, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 माइनस का 28, माइनस का 28 आंसर आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको डेल्टा डैश बोल देते हैं, डेल्टा डैश। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 261 हो जाएगा हमारे पास, ये 261 हो जाएगा, -305, -305, 54 -7, 54 -7, तो डेल्टा डैश निकालते हैं कि डेल्टा डैश कितना होगा। तो हम लोग अब की बार फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, चलो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। देखो ध्यान ये रखोगे ना कि यहाँ वाला प्लस होता है, यहाँ वाला प्लस साइन के साथ आता है, यहाँ वाला माइनस साइन के साथ, और यहाँ वाला प्लस साइन के साथ, और उसके बाद आप क्या करो, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लेते जाओ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, यानी कि फर्स्ट वाला जो होगा वो प्लस माइनस प्लस होगा, मतलब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करते जाओ। तो पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से साइन ले लो तो आप भूलोगे नहीं। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है हमारे पास 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 700, ये माइनस का 20, ओके, और -6 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 21 -25, एंड +1 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास -12। ओके, दिस वन विल बी -40 और -4 +4 24, ओके, एंड -12, तो ये आ जाएगा हमारे पास -52 और प्लस दिस -28 अगेन। देखो, तो दोनों साइड से हमारे पास वैल्यू जो है वो बराबर ही आ गया, ऊपर साइड से भी हमारे पास वही -28 आया, नीचे से भी हमारे पास -28 ही आया। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया कि अगर उसके रोज़ और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा क्या है हमारे पास कि जैसे मान लेते हैं कि ये डेल्टा है, डेल्टा है इस तरीके से ABC DEFGHI। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी पॉजिटिव साइन के साथ है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करेंगे तो इधर हमारे पास BEH आ जाएगा, यहाँ पे ADG आ जाएगा, और यहाँ पे CF और I आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया एक्चुअली, C1 और C2 को इंटरचेंज किया, तो जो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू होगा ना उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से आप इसको इंटरचेंज कर दो, फिर से इंटरचेंज करोगे तो यही वाला निकल के आ जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस डेल्टा कितना हो जाएगा, प्लस का डेल्टा हो जाएगा। अब इसको जिस तरीके से जितनी बार चेंज करना चाहते हैं ना उतनी बार चेंज कर सकते हैं आप, अपना कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज कर लेंगे। जैसे इसको चेंज करना चाहते हैं हम लोग, तो इसको चेंज करेंगे तो एक बार और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा EDF और BAC हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और HG और I जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, और 2 स्टेप में, इसको हम बीच वाले में इसको यहाँ पे नहीं रखना चाहते, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो 2 बार चेंज करने वाले हैं। देखो कैसे, तो पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग चेंज करते हैं कि ये रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं। तो रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास। तो इससे क्या होगा, पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो। रो 2 रो 3 को इंटरचेंज करना है, तो HGI ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और BAC जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार और क्या करते हैं, फिर इसको यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ऊपर लेके जाना चाहते थे। तो एक बार और इंटरचेंज करेंगे, किससे, अब की बार R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। तो माइनस आ चुका था, माइनस एक बार और साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो ये HGI हो जाएगा हमारे पास, ये EDF हो जाएगा, और ये BAC हो जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार इंटरचेंज कर सकते हो, बस आप साइन का ध्यान रखो, ठीक है। और दो दो बार अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ से उठा के और पहले वाले पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली मतलब इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि आप इसको पहले इंटरचेंज करो, फिर इसको इंटरचेंज करो। दो तरीके से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखोगे कि अगर एक बार आप किसी रो को या फिर किसी कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो एक बार माइनस साइन, ऐसा नहीं होगा कि आप रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। देखो वैसे कर भी नहीं सकते हो। मान लेते हैं कि इस रो को और इस कॉलम को करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो रो को रो के साथ करेंगे, कॉलम को कॉलम के साथ करेंगे। ऐसा नहीं उठाएंगे कि रो उठा दिया और कॉलम उठा दिया, उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उससे आपका वैल्यू जो होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट आ जाएगा। प्लस साइन, प्लस और माइनस की तो बात ही अलग है। ओके, तो ये हुआ आपका सेकंड वाला। सेकंड वाले में वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो उस चीज़ को भी यहाँ पे निकाल के हर चीज़ को दिया हुआ है, कैलकुलेशन वही, ठीक है। डेल्टा और डेल्टा वन जो है वो माइनस डेल्टा के बराबर आ जाएगा हमारे पास। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आप देख लो कि किस तरीके से डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू, बस दैट्स एनफ। ओके, तो आते हैं, जैसे ये मान लेते हैं प्रॉपर्टीज़ पे वेरीफाई करना है। 2 - 3 5 604, 2 - 3 5 6 0 4, और क्या है हमारे पास 1 5 - 7, 1 5 - 7। ये मान लेते हैं कि ये कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास, तो इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो शायद पहले वाला ही आ रहा था ना, माइनस का 28, शायद इसका भी आ जाए। ये तो वही वाला है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने ऊपर में निकाल के देखा था कि इसका कितना आता था, माइनस का 28 आता था, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, हम लोग किसी भी दो को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे इसको और इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास नया डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा वन बन जाएगा 2 - 3 5। इसको तो कुछ नहीं किया हमने। 1 5 - 7 जो होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और 6 0 और 4 जो होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा वन कितना हो जाएगा, जो किसी रो के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, और प्लस 42, 4 + 42 46, और -5 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 0 - 30। तो दिस वन विल बी 40, दिस वन विल बी 46 टाइम्स 3, 6 3 18, 4 3 12 1 13, और माइनस प्लस हो जाएगा कितना हमारे पास 150। इसका मतलब साइन हम लोग ने कहीं गलती कर दिया। 2 × 20 माइनस प्लस 3 टाइम्स 1 5 - 7 ही था ना, 604। ओके, -3 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 + 42 46, और सॉरी ये प्लस के साथ नहीं बना, ये ठीक है हमारे पास, ये प्लस साइन के साथ आएगा, तो प्लस साइन के साथ होगा तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दिस वन विल बी माइनस, क्योंकि हमारे पास ऐसा आता है ना, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस के साथ होगा, ये प्लस साइन के साथ होगा। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 4 17 178, और माइनस कितना 150। देखो कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया। तो ऊपर से कितना आ रहा था हमारे पास, ऊपर से -28 आ रहा था। हमने क्या किया है, इसको और इसको इंटरचेंज किया था ना, ये वाले को इंटरचेंज किया था, मतलब किसको, रो 2 को और रो 3 को इंटरचेंज किया था। तो एक साइन हमारा, मतलब साइन इसका चेंज होना चाहिए था, और वो साइन हमारा चेंज भी हो गया, 28 आ गया हमारे पास। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि आप पूरे रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, यानी कि रोज़ को कॉलम्स बना दो, कॉलम्स को रोज़ बना दो, तो उससे आपका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कह रहा है। और दूसरा वाला प्रॉपर्टी था कि अगर आप किसी एक रो को किसी और रो से करते हो, या फिर किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हो, तो आपका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है एनी टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ये डेल्टा है हमारे पास, ठीक है, तो ये ए बी सी और डी ई एफ, ये कह रहा है ना कि अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आपका आइडेंटिकल हुआ, ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। चलो देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं हम इसको। यहाँ से देखो कि अगर हम लोग ऊपर वाले प्रॉपर्टी से R1 और R2 को अगर इंटरचेंज करें,
R1 और R2 को इंटरचेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो ए बी सी जो होगा वो ऊपर चला जाएगा हमारे पास, और ऊपर वाला ए बी सी जो होगा वो नीचे आ जाएगा हमारे पास, डी ई एफ। तो अब एक्चुअली ये वाला डिटरमिनेंट देखो और ये वाला डिटरमिनेंट देखो, ये तो दोनों एक ही है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेल्टा जो होगा हमारे पास वो माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0, ठीक है। यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम्स में, अगर ये कॉलम्स में भी होता तो वही आ जाता। मान लेते हैं कि डेल्टा इस तरीके से है, A1 A2 A3 B1 B1 C1 C1 और ये B2 और ये C2। तो कौन कौन सा दिख रहा है हमें, सॉरी ये A1 कर देते हैं। तो A1 B1 C1 A1 B1 C1 ये कॉलम और ये कॉलम सेम दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो दिस वन विल बी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 B1 C1, ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये वाला यहाँ पे जा रहा है, A1 B1 C1 A3 B2 C2, ये है हमारे पास, ओके। तो अब अगेन ये और डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट तो सेम है, तो हमारे पास उसके वैल्यूज जो हैं वो भी बराबर होंगे हमारे पास, यानी कि डेल्टा जो होगा वो अगेन माइनस डेल्टा या फिर 2 डेल्टा का वैल्यू 0, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो ये थर्ड कह रहा है कि अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर आपका सेम है, ठीक है, इवन यहाँ और यहाँ वाले से भी चल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इस तरीके से ले लें A1 B1 C1, यहाँ वाला ले लेते हैं A1 B1 C1, यहाँ पे ले लेते हैं A2 B2 और C2, ठीक है। तो यहाँ पे दो रोज़ और दो कॉलम्स हमारे पास क्या हैं, मतलब सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो कॉलम्स एक्चुअली सेम है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यानी कि C1 और C3 को इंटरचेंज करते हैं। तो C1 C3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे पास, और फिर से ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 और फिर से ये A1 B1 और C1 आ जाएगा हमारे पास। तो फिर से वापस माइनस डेल्टा, ये मैट्रिक्स और सॉरी ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों सेम बन गया। अब दोनों सेम बन गया तो अगेन डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा इक्वल टू, डेट इम्प्लाइज 2 डेल्टा इक्वल टू 0, डेट इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। हम ना प्रॉपर्टीज़ को, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वेक्टर में एक चीज़ पढ़ाएंगे, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो उसमें ना इस चीज़ को मतलब इमेजिन किया जा सकता है पैरेललोपाइप्ड में, ठीक है, कि या मतलब ये डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से इमेजिन किया जा सकता है। तो उस चीज़ में हम इमेजिन कराएंगे ये चीज़, ओके। आगे आते हैं, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है हमारे पास, आप यही देख लो, जैसे 3 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, वो यही कह रहा है। इफ़ इच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के, ठीक है। अब ये देखो अगला क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है हमारे पास, ABC DEF GHI। अब ये कह रहा है ना कि आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को, मतलब जैसे मान लेते हैं सेकंड कॉलम को हम कर लेते हैं, तो ये A, ये KB, ये KE और ये KH हो जाएगा हमारे पास, और ये CFI हो जाएगा, ये D और G हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कॉलम को या फिर किसी भी रो को आप जब मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट से ना, तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा ना उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो K डेल्टा हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग चाहें तो इस K को, मतलब ये वाले K को आप बाहर कर लो किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से। देखो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, मैट्रिक्स में होता था कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इससे मल्टीप्लाइड हैं, हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर KA KB KC और KD है तभी हम लोग K को बाहर कर ले पाते थे, ठीक है। मैट्रिक्स की बात हो रही है, KB C और D, तब इस तरीके से हम लोग इसको बाहर कर पाते थे। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में अगर वो आपको सेम दिख रहा है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। जैसे सेकंड वाले में बाहर कॉमन दिख रहा था तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ABC DEF और GHI, इस चीज़ को हम बाहर निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब अपनी सुविधा के अनुसार हम अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में भी लेके जा सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको थर्ड रो में ले जाकर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसको थर्ड रो में ले जाकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, ABC DEF, तो ये हो जाएगा KG KH और KI, इस तरीके से, ठीक है। तो जिस में भी लेके जाना चाहते हैं, मतलब किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में हम लोग लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं। तो हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा वो K डेल्टा हो जाएगा। जो इनिशियली जो आ रहा था हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अब पहले डेल्टा था हमारे पास, अब वो क्या होगा, वो K डेल्टा हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज़, इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा क्यों कब करने वाले हैं, जैसे हम लोग किसी में मान लेते हैं कि हमें, जैसे यहाँ पे ये 1/2, ये 3/2, ये 7/2, इस तरीके का कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 4 5 6 8 इस तरीके से ले लेते हैं। तो हम फ्रैक्शन से मान लेते हैं आज़ादी चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है वो हमारा ख़त्म हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इस वाले रो में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इससे 2 से हमें, मतलब ये तो हम कहीं से नहीं लेके आ सकते ना एकाएक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो अब जो वैल्यू है और ओरिजिनल जो वैल्यू है वो दोनों आपका सेम रहेगा, यानी कि 1, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 4, ये 3/2, ये 5, ये 6, ये 7/2 और ये 8, ये दोनों जो, सॉरी ये बाई 2 कट चला गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी देखो यहाँ से अब आप इसको चाहते तो इसको अंदर भी लेके जा सकते थे, इसको अंदर लेके जाओगे तो ऊपर वाला बन जाएगा आपका, ठीक है, बाई टू वाला बन जाएगा आपका। तो जब आप इसको, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए नहीं है अभी, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए नहीं है, क्योंकि करना होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से मान लेते हैं, हमें कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब हमें दिख रहा है कि अगर इसमें हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। हाँ, 0 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, कि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, और डिवाइड कर नहीं सकते। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, अच्छा K B1 K B2 K B3 हो जाएगा हमारे पास, और C1 C2 C3। तो अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, K से डिवाइड भी करना होगा। तभी तो इस वाले K को जब मतलब सेकेंड रो से जब आप K को बाहर निकालोगे तो K/K हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग किसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ से बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अब हमें क्या करना है कि हम लोग को दिख रहा है कि इसमें अगर P से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा इजी हो जाएगा। तो आप उसमें P से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे P से डिवाइड कर दो, तो P के हो जाएगा यहाँ पे, ये A1 ये A2 ये P A3 हो जाएगा हमारे पास, ये K B1 ये K B2 ये K P B3 हो जाएगा हमारे पास, ये C1 ये C2 ये P C3 हो जाएगा। तो हम जिस हिसाब से चाहें, मतलब जिधर चाहें उधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। बस उसको बैलेंस आउट हमें करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाहर में हमें जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो या फिर किसी कॉलम में, उतने से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ओके, तो ये हुआ आपका ये प्रॉपर्टी। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फॉर वन रो, दिस वन, ये जैसे पहले वाले रो में मल्टीप्लाई किया था उस चीज़ को उसने बाहर कर दिया। अच्छा, यही था ना हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो आप उसको इसने वैल्यू निकाल के वेरीफाई कर दिया है कि Δ1 जो होगा वो K डेल्टा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू इज 0। ओके, ये देखो अगला क्या कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई डेल्टा है, ठीक है, कोई डेल्टा है हमारे पास, इसमें A1 A2 A3 है, ठीक है, यहाँ पे B1 B2 B3 है, और यहाँ पे C1 C2 C3 है हमारे पास, सॉरी B1 B2 B3 है, यहाँ पे C1 C2 C3 है। लेकिन ये है क्या ना कि ये जो है वो इस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है,
ऊपर वाले के टर्म्स में, मतलब रो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 को हम लोग KA1 और C2 को KA2 और C3 को KA3 के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस अगर कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो कि मान लेते हैं कि पहले रो में 1 2 4 हुआ और यहाँ पे 2 4 और 8 हुआ, तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड रो में मान लेते हैं कुछ भी है हमारे पास, तो ये क्या है 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 4, ये 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। यानी कि ये प्रोपोर्शनल हुए। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि A1 बाई C1 जो है, A1 बाई C1 जो है वो A2 बाई C2 के बराबर है और ये जो है वो A3 बाई C3 के बराबर है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि जब आप K को बाहर कर लोगे, K को बाहर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, K को बाहर करो आप, तो K को बाहर करोगे तो ये A1 A2 A3, ठीक है, ये B1 B2 B3 और फिर ये A1 A2 और A3 बन जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्या था हमारे पास कि अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर सेम होता है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी दो अगर प्रोपोर्शनल हमें दिखे, अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल दिखे तो डेल्टा का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर दिस वन। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास सेम है, ये देखो यहाँ पे 76 जा 1 2 3 6 जा 18 6 6 जा 36, तो वैल्यू सीधे सीधे 0 कर दो, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ़ सम और ऑल डिटरमिनेंट एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है हमारे पास कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेल्टा है जिसमें कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम जो है ना वो इस तरीके से A1 प्लस डेल्टा 1 A2 प्लस डेल्टा 2 और A3 प्लस डेल्टा 3, ठीक है, और यहाँ पे B1 B2 B3 और C1 C2 और C3 इस तरीके से मान लेते हैं कि एक्सप्रेस किया हुआ है हमारे पास। तो अब जब यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या करो कि इसको ना तोड़ के आप अलग अलग लिख सकते हो, तोड़ के अलग अलग लिख सकते हो। देखो बाकी दोनों में तो कुछ नहीं करोगे आप लोग, ऊपर वाले में तोड़ के उसको लिख सकते हो। तोड़ के लिखने का मतलब ये है कि A1 A2 A3, ठीक है, आप इसको अलग लिख लो और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इसको अलग लिख लो। बाकी दोनों को वैसे ही लिखो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है, और यहाँ पे B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इसको आप अलग निकाल लो और ये वाले को आप अलग निकाल लो। ठीक है, दोनों से वैल्यू जो होगा ना आपका, यहाँ से जो वैल्यू आएगा कंबाइंड, ठीक है, आपका अलग अलग करके भी वैल्यू जो होगा वो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज हम लोग करते हैं कहीं कहीं कैलकुलेशन हमारा ईजी करने के लिए। अब चाहे मान लेते हैं कि तो हम किसी में ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि A1 प्लस लैम्डा 1 को ऐसे रख देते हैं यहाँ पे, A2 प्लस लैम्डा 2 को यहाँ पे रख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे हम 0 रखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 0 रखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस का 0 0 लिखने से कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इस पूरे को 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब में भी यही प्लस 0 और प्लस 0 किया हुआ है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाकी सब में यहाँ वाला ये वाला उठा के यहीं पे रख ले रहे हैं और इसको हम दूसरे वाले में भेजना चाहते हैं। तो कैसे हो जाएगा हमारे पास ये इस तरीके से B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, A1 प्लस लैम्डा 1 तो यहीं पे आ चुका है, ये 0 हो जाएगा। A2 प्लस लैम्डा 2 यहाँ पे आ चुका है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A3 प्लस लैम्डा 3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो यहाँ से एक्चुअली ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, नहीं ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो फिर P1 और B1 ऐड भी करना पड़ेगा आपको, तो 2B1 हो जाएगा। और हमें पता है कि डिटरमिनेंट में ऐसे ऐड हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स में ऐड करने का तरीका था, डिटरमिनेंट में इस तरीके से हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये हम लोग क्यों लिखेंगे, अगेन ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग करे किस लिए रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो ईजी हो। ठीक है, कैलकुलेशन को सिर्फ ईजी करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिखोगे ना तो आपका फाइनली जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। आप इस तरीके से इधर देखो और इधर इसको तोड़ दिया इसने, तो LHS में जो वैल्यू निकाला और RHS में जो उसने वैल्यू निकाला, देखो LHS में ये वाला आपका ये जो है ये बन गया और ये दूसरा वाला जो है वो ये बन गया। ओके, तो यहाँ से जो होगा हमारे पास दोनों साइड से वैल्यू जो होगा वो सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे के रखा है, अच्छा सा क्वेश्चन है कि A A X B B Y C C Z इसको अलग रख दिया,
ये वाले पार्ट को, तो ABC तो ये वैल्यू तो 0 हो गया क्योंकि 2 रोज़ हमारे पास सेम हो गए। और यहाँ पे रखेंगे तो ABC 2x 2y 2z XYZ। अब यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, तो प्रोपोर्शनल हो गया तो ये भी 0 हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से देखो करना कितना ईजी था। अदरवाइज आप अगर मान लेते हैं कि आप इसको ऐसे ही करते, ठीक है, मतलब कि इसको एक्सपैंड करके करते, तो देखो कितना दिक्कत होता है इसको करने में, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इससे हमारा काफ़ी इजी हो गया कैलकुलेशन, ठीक है, इसको अगर अलग अलग करके देखा जाए तो। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारे पास कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को, ठीक है, मतलब जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है हमारे पास कि जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा है हमारे पास दिस वन, डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो अगर हम मान लेते हैं कि रो 1 में एक चेंज लेके आना चाहते हैं, रो 1 प्लस 2 रो 2, ठीक है, रो 1 प्लस 2 रो 2, तो देखो आपका डेल्टा जो होगा वो किस तरीके का बन जाएगा। हम लोग ये कहना चाहते हैं ना कि आप ऐसे करोगे ना, मतलब कि किसी रो में किसी और रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें ऐड करोगे तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा। वो हमको बता देते हैं कैसे चेंज नहीं होगा। रो 1 में हमने क्या किया, रो 1 प्लस 2 रो 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2 A2 हो जाएगा, और ये B1 प्लस 2 B2 हो जाएगा हमारे पास, और ये C1 प्लस 2 C2 हो जाएगा। बाकी में तो कोई चेंज है नहीं, तो A2 B2 C2 A3 सॉरी दिस वन विल बी A3 B3 और C3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ऊपर वाला प्रॉपर्टी जो हमने 5 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इसको हम लोग तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको तोड़ के 2 अलग अलग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया, तो A1 B1 C1 ये हो जाएगा A2 B2 C2 C2 A3 B3 और C3, ये हमने अलग लिख दिया, ठीक है। और एक और डिटरमिनेंट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2A2 2B2 2C2 और फिर ये A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो आप ये देखो कि इसमें तो फिर से ये 2 जो रोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल आ गए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ऐसे भी 0 होगा। तो ये आप जो आपका ओरिजिनल था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 वही तो आपका बन गया है, ठीक है। यानी कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में इस तरीके का चेंज करते हैं तो उससे हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप दोनों में कन्फ्यूज़ ना हो। हमारा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता था मैट्रिक्स में वो हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने प्रूफ्स हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं चेंज होता है, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज होता है, तो दोनों का ध्यान रखोगे आप लोग, ओके। तो अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि समराइज़ करना चाहें, 6 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, ओके, ठीक है। हम एग्जांपल्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम समराइज़ करना चाहें सारे प्रॉपर्टीज़ को तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमारा पहला प्रॉपर्टीज था, ठीक है, कि इफ़ वी इंटरचेंज rows and columns then value of the determinant remains same। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास, रिमेन्स सेम। इंटरचेंज करने से आता क्या था हमारे पास, यानी कि डेल्टा जो होगा, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पहले वाले में ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ओके। सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड में था हमारे पास कि इफ़ वी इंटरचेंज
interchange any two rows or two columns then sign of the determinant changes. ठीक है, ये सेकंड था हमारे पास. थर्ड था हमारे पास कि इफ़ दो रोज या फिर इफ़ any two rows or columns are same, then value of the determinant will be 0. अच्छा, इसी में कुछ पॉइंट्स हमारे पास. इफ़ all elements of any row or column are 0, then value of the determinant will be 0. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर सारे के सारे जीरो हो जाएं तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप मतलब ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा. ओके, फोर्थ हमारे पास कि इफ़ एनी रो और कॉलम is multiplied by a constant k, then determinant value also gets multiplied by k. Okay, फिफ्थ वन एक मिनट देख लेते हैं. फिफ्थ क्या था, प्रॉपर्टी आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल वाला था ना हमारे पास. इफ एनी टू रोज और columns are identical, then determinant value will be 0. ओके, फिफ्थ हो गया हमारे पास. सिक्स्थ में क्या था हमारे पास, अच्छा सॉरी, आइडेंटिकल नहीं था, प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल वाला तो हो चुका था शायद ना. आर सेम प्रोपोर्शनल, एक्चुअली इसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल कर देते हैं. ये प्रोपोर्शनल वाला है, आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0. और सिक्स्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा इफ सम रो और कॉलम, इसको ऐसे लिख लेते हैं. इफ सम रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू, हम इसका लैंग्वेज थोड़ा देख लेते हैं, ये किस तरीके से लिखा हुआ है. सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स. एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then
determinant can be expressed as sum of two or more determinants. ओके एंड लास्ट वन, सेवेंथ वन है हमारे पास कि किसी और रो या फिर किसी और कॉलम के एलिमेंट को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो अगेन इसका भी लैंग्वेज हम देख लेते हैं थोड़ा। मतलब क्या हमारे पास इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, if to each row, if to each element of any row, if to each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements, the equimultiples of, मतलब सब में एक ही से मल्टीप्लाई करके equimultiples of corresponding elements of other row corresponding elements of other row or column is multiplied then determined value remains same. corresponding मल्टीप्लाई नहीं एडेड होगा, is added then determined value remains सेम। डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता हमारा। हम बस एक जगह इसलिए लिख दिया ना ताकि रिवाइज करने में थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।